चलिए आज अपना AWS DevOps विद AI का डे 5 है, जिसके अंदर आज अपन बात करने वाले हैं EBS वॉल्यूम के अंदर स्नैपशॉट के बारे में। तो कल हमने EBS वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम ज़रा समझते हैं EBS वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और इसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं क्रिएट करने के, और इसको क्रिएट करने से क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आते हैं ज़रा और अपना डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर आएंगे आप। तो कल हमारा डे 4 का नोट्स था, उसी के अंदर हमने कवर किया हुआ था EVS वॉल्यूम के अंदर स्नैपशॉट के बारे में। यहाँ पर आ जाइए और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्नैपशॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है और इसको क्यों यूज़ करते हैं आप लोग प्रोडक्शन के अंदर। तो बेसिकली जो आपका स्नैपशॉट है वो क्या होता है, बैकअप होता है आपके EVS वॉल्यूम का। और ये जो आपका EVS वॉल्यूम का स्नैपशॉट आप क्रिएट करते हो ये S3 के अंदर स्टोर होता है और ये इंक्रीमेंटल होता है। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक EVS वॉल्यूम है, क्या है, EVS वॉल्यूम है। इस EVS वॉल्यूम का जो साइज़ है वो क्या है, 10 GB। कितना है, 10 GB। अब कल को क्या हुआ कि इस 10 GB वाले वॉल्यूम के अंदर आपका जो डेटा रखा हुआ है वो 5 GB का डेटा रखा हुआ है, ठीक है। और आपने क्या किया, एक EVS वॉल्यूम का स्नैपशॉट बनाया। तो जब आप इसका स्नैपशॉट क्रिएट करोगे, क्या करेंगे आप, जब इसका स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो वो स्नैपशॉट में सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा ही जाएगा। ये नहीं होगा कि पूरा 10 GB आपका फालतू खाली स्पेस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्नैपशॉट आपने जब बनाया तो इस स्नैपशॉट के अंदर 5 GB का डेटा आ गया, राइट। अब कल को क्या हुआ कि यहाँ पर 5 GB का डेटा था, 2 GB का डेटा फिर और ऐड हो गया। क्या हो गया, 2 GB का डेटा और ऐड हो गया आपके पास। अब कल को क्या होगा, जब आप डबल से स्नैपशॉट लेंगे तो 5 GB का डेटा तो इसके पास पहले से ही था। अब ये वापस से 5 GB का डेटा नहीं लेगा। ये क्या करेगा, जो नया डेटा है उसी को ये क्या करेगा, सिर्फ बैकअप के पर्पज से स्टोर करवाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। समझ में आए। तो ये बोल रहा है कि इंक्रीमेंटल वर्किंग क्या होता है, फर्स्ट स्नैपशॉट फुल, सेकंड में क्या होगा, ओनली चेंज्ड ब्लॉक। तो अभी बताया मैंने कि भाई पहली बार में क्या करेगा, जितना डेटा है उतना पूरा लेगा। सेकंड टाइम में जो एक्स्ट्रा डेटा आया है, ये जो नया ब्लॉक बना है उसी का क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बैकअप लेगा। इसके अंदर टाइप्स की अगर बात करें तो आपका डिफ़ॉल्ट होता है, नो ऐप पॉज होता है। दूसरा आता है आपके पास एप्लीकेशन कंसिस्टेंट, प्रॉपर डेटाबेस बैकअप। हाँ जी अरुण जी बोलिए। बैकअप जो लेता है स्नैपशॉट, पहले फर्स्ट 10 GB का लेगा, बाद में अपनी क्वांटिटी बना के ये 2 GB का ले लेगा जी। सपोज अगर रीस्टोर करना हो तो हमें बजट एरिया से कैसे पता चला कि इसमें 2 GB है, इसमें 10 GB है, कैसे तो डेट का हिसाब से हमें देना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि यार आज 5 GB चाहिए, उसके बाद फिर 2 GB जो नया डेटा है उसका स्नैपशॉट करना है। तो अगर सपोज करिए हमें उसको रिकवर करना है तो 2 GB से हमें पुराना वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 GB का स्नैपशॉट ही मिलेगा रीस्टोर करेंगे। नहीं नहीं, रीस्टोर के केस में पूरा डेटा मिलेगा, ये बैकअप के केस में आपको इंक्रीमेंटल मिलता है। हाँ रीस्टोर करेंगे तो हम जो लास्ट लेटेस्ट वर्जन आएगा उसमें हमें पूरा मिल जाएगा। हाँ, पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक का जो भी है वो पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर आप प्रॉपर डेटाबेस का बैकअप ले सकते हो, आपको स्क्रिप्ट यूज़ करनी, स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर रिस्टोर बिहेवियर क्या बोल रहा है, डेटा लोड्स व्हेन एक्सेस लेज़ी लोडिंग। लेज़ी लोडिंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा स्लो ये रिस्टोर करवाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर, तो फुली प्री लोडेड वॉल्यूम एंड नो लेटेंसी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आप अगर फास्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। फिर एनक्रिप्शन की बात करें अगर हम आपके स्नैपशॉट की, तो आप इसको जो है तो AWS KMS के थ्रू एनक्रिप्शन लगा सकते हो। कैन एनक्रिप्ट ड्यूरिंग कॉपी, जब आपका डेटा कॉपी हो रहा होता है तब आप क्या कर सकते हो, एनक्रिप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्रॉस रीजन कॉपी, तो यूज फॉर डिजास्टर रिकवरी।
तो जब आप डिजास्टर रिकवरी प्लान सेटअप करते हो, एक रीजन से दूसरे रीजन पे डेटा वगैरह कॉपी कराना होता है, तो आपके स्नैपशॉट को बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है, क्योंकि आप स्नैपशॉट को एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। पहले क्या होता था कि आपका जो ईवीएस वॉल्यूम है, आप उसको एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी नहीं कर पाते थे। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता था कि ईवीएस वॉल्यूम और ईवीएस स्नैपशॉट में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल सा डिफरेंस ये होता था कि हम ईवीएस वॉल्यूम को एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी नहीं कर सकते, और ईवीएस स्नैपशॉट को एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अब AWS ने क्या बोला है कि आप ईवीएस वॉल्यूम को भी एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी कर सकते हो, बट आपका वो ईवीएस वॉल्यूम एनक्रिप्टेड होना चाहिए, मतलब उसमें एनक्रिप्शन लगा होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर लाइफ साइकिल पॉलिसी। तो आप ऑटोमेटिक स्नैपशॉट लेना है वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ऑटोमेटिक डिलीट करना है ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर आर्काइव टियर की बात करें तो चीप स्टोरेज मिल जाता है आपको, स्लो रिस्टोर का टाइम मिलता है यहाँ पर। फिर मल्टी वॉल्यूम स्नैपशॉट, तो क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंट बैकअप ऑफ मल्टीपल डिस्क। तो आप मल्टीपल डिस्क का जो है तो एक ही बार में क्या कर सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर ईवीएस स्नैपशॉट के बारे में था। आते हैं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देखोगे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पर आएंगे हम और लॉगिन करते हैं हमारे AWS अकाउंट को। और जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल करना होगा, तभी जाके आगे जब हम कुछ प्रोजेक्ट करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर होंगी। प्लस प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे चीज़ें याद नहीं होंगी। थ्योरी सुनने के लिए आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो मैं आप लोगों से बार बार यही बोलूँगा कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे आप तभी आपके अंदर डाउट आएंगे, तभी आप फंसोगे प्रैक्टिकल में, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है आप देखोगे बड़ा सिंपल लगता है। मैं भी जब पढ़ता था AWS बहुत सिंपल लगता था, जब मैं करने बैठता था 50 गलतियाँ होती थी, एक छोटे छोटे लैब को करने में 1 घंटे लग जाते थे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे AWS अकाउंट के अंदर, और इसमें हम लोग पहले देखते हैं हमारे पास कोई EC2 इंस्टांस वगैरह बना है कि नहीं बना। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है तो इंस्टांस के अंदर आप वॉल्यूम अटैच या स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप। तो यहाँ पर कोई इंस्टांस नहीं है ओरेगन रीजन में। एक बार नॉर्दर्न वर्जीनिया पे चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर भी नहीं है। देखो मैंने क्या कर दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, एक नया इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो। ये इंस्टांस क्रिएट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ, और सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें तो मेरे पास देखो वॉल्यूम अवेलेबल है या नहीं, तो कोई वॉल्यूम नहीं। स्नैपशॉट की बात करते हैं अगर, तो स्नैपशॉट भी नहीं होगा हमारे पास। तो स्नैपशॉट एक पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ का स्नैपशॉट है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक इंस्टांस क्रिएट करता हूँ। ठीक है। और उसी का स्नैपशॉट लेके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर मैंने डाला माय स्टोरेज सर्वर। उसके बाद यहाँ पर AMI इमेज चूज़ कर लीजिए आप, इंस्टांस का टाइप, देन कीपेयर आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, तो हमने सब कुछ अभी डिफ़ॉल्ट ही रखा हुआ है। और यहाँ पर कर दीजिए आप लॉन्च। क्रिएट हो गया आपके पास इंस्टांस। अब यहाँ पर जो इंस्टांस है वो आ गया है।
अब मुझे क्या करना है, स्नैपशॉट क्रिएट करना है। यहाँ पर आएंगे स्नैपशॉट पे, क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करिए। देखो स्नैपशॉट जो है आप दो तरीके से बना सकते हो, वॉल्यूम का भी बना सकते हो, इंस्टांस का भी बना सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, देखिए आपका ये एक इंस्टांस हो गया, इस इंस्टांस के ऊपर ज़रूरी है कि एक ही ईबीएस वॉल्यूम होगा क्या? ऐसा मैंडेटरी है क्या, बताइए कि एक इंस्टांस पे एक ही वॉल्यूम होगा? ऐसा मैंडेटरी है क्या, बोलिए आप लोग? मल्टीपल हो सकते, राइट। तो मैंने बोला मेरे पास यहाँ पर कितने स्टोरेज है, 4 स्टोरेज है, ठीक है। 4 स्टोरेज में से इसको मैंने नाम दे दिया रूट, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरा रूट स्टोरेज हो गया। बाकी का ये मेरा V1 हो गया, मतलब वॉल्यूम 1, ये मेरा V2 हो गया मतलब वॉल्यूम 2, और ये मेरा V3 हो गया मतलब वॉल्यूम 3। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास 3 वॉल्यूम अवेलेबल हैं जो कि एक्सटर्नल है, और एक रूट वॉल्यूम है। तो अगर आप इंस्टांस के बेसिस पे बनाते हो तो आप एक बार में सारे के सारे जो भी वॉल्यूम है इनका यूज़ करके स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, आप अगर वॉल्यूम के बेस पे लेते हो तो पर्टिकुलर वॉल्यूम का, तो देखो यहाँ पर एक ही वॉल्यूम है, तो आप इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए और यहाँ पर क्रिएट स्नैपशॉट कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर इंस्टांस का। इंस्टांस पे क्लिक करिए तो पूछ रहा है वो इंस्टांस, और इंस्टांस के अंदर यहाँ पर देखो ऑप्शन आता है, ये तो आपका डिस्क्रिप्शन डालना है फिर एनक्रिप्शन वगैरह के लिए। फिर यहाँ पर आएंगे आप अगर, तो यहाँ पर देखिए, तो जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का जो टाइप है यहाँ पर देखो, एक्सक्लूड रूट वॉल्यूम बोल रहा है और एक्सक्लूड स्पेसिफिक डेटा वॉल्यूम, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक्सक्लूड का मतलब तो पता है कि उसको छोड़ के, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि ये रूट वॉल्यूम है, इसका स्नैपशॉट नहीं बनना चाहिए, बाकी का बन जाए, तो आप इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो रूट वॉल्यूम है इसका स्नैपशॉट नहीं बनेगा। अगर आप बोलते हो नहीं रूट वॉल्यूम का बन जाए बट कोई स्पेसिफिक का, तो अभी देखो हमारे पास ना यहाँ पर है नहीं कोई दूसरा अदर वॉल्यूम, इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पर टिक कर पाते। तो आपके पास जैसे यहाँ डायग्राम में देख रहे हो कि वॉल्यूम 1 2 3 है, आप इनमें से चाहते हो कि वॉल्यूम 2 का स्नैपशॉट नहीं बने, बाकी सबका बन जाए, तो आप यहाँ पर एक्सक्लूड पर टिक करके उस वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका स्नैपशॉट नहीं बनाना है आपको। तो इस तरीके से जो है तो आप वॉल्यूम का स्नैपशॉट बना पाओगे। समझ में आया इतना सभी को? चलिए, तो मैं इसको ज़रा क्रिएट करता हूँ स्नैपशॉट को। अब यहाँ पर देखो आपके पास वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट हो गया है। आपने टैग नेम नहीं दिया था, देखो डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया, ये वाला है, इसको नाम दे दो स्नैप1, ओके। उसके बाद इसको कर दीजिए ज़रा से। अब इसको सिलेक्ट करके एक्शन पे आइए, देखो क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, मतलब आप इस स्नैपशॉट का यूज़ करके वॉल्यूम बना सकते हो। इससे क्या एडवांटेज होगा, आपके पास वो डेटा आ जाएगा। अभी ये देखो ना अवेलेबल मोड पे नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा है। देखो पेंडिंग पे अवेलेबल हो जाएगा तो ये क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट आ जाएगा, क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट आ जाएगा, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, लॉन्च आ जाएगा, डिलीट आ जाएगा। स्नैपशॉट सेटिंग के अंदर यहाँ पर परमिशन मॉडिफाई, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे शेयर करना है तो मॉडिफाई परमिशन पे क्लिक कर सकते हो। फिर मैनेज स्नैपशॉट लॉक, तो स्नैपशॉट पे लॉक लगा सकते हो। मैनेज फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर, तो आप इसको फास्ट रिस्टोर करवा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो ज़रा वेट करिए, अवेलेबल होने दीजिए आपके वॉल्यूम को, सॉरी स्नैपशॉट को। कंप्लीट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, ज़रा एक्शन पे आइए, तो देखो आ रहा है ऑप्शन क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। अब यहाँ पर क्लिक करो। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका जो स्नैपशॉट बना इस स्नैपशॉट का साइज़ अभी कितना है सर? देखो 1.2 GB, सॉरी 1.62 GB है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो डेटा है ना इसके अंदर वो कितना है, 1.2 GB का, लेकिन इसका जो साइज़ है वो कितना है, साइज़ 8 GB का है। तो जब आप स्नैपशॉट्स का यूज़ करके वॉल्यूम बनाओगे तो आपका जो वॉल्यूम साइज़ है उससे कम नहीं बना पाओगे। 8 GB का है तो आपको 8 GB मिनिमम रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आइए, मैं अगर बोलूँ कि नहीं मुझे 5 GB बनाना है, नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ नहीं। तो कल हमने EBS वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि आप अगर AWS अकाउंट में
EBS वॉल्यूम बनाते हो तो आप उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते क्रिएट होने के बाद। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके स्नैपशॉट का साइज है 8 GB मिनिमम उतना रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैं 8 GB दे रहा हूँ तो ले रहा है, ठीक है। 7 दूंगा नहीं लेगा, मैं 15 दूंगा ले लेगा, मतलब 8 GB से ऊपर लेके चला जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इसका टाइप, अवेलेबिलिटी जोन, ये सब सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, क्रिएट वॉल्यूम कर सकते हो। तो हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं अभी, तो स्नैपशॉट का यूज़ करके आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट आपके पास क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट। तो अपन ने AMI इमेज क्रिएट करना देखा था, तो आपको लगता है अगर कि नहीं मुझे स्नैपशॉट का यूज़ करके AMI इमेज बनानी है तो आप ये काम भी कर सकते हो। फिर कॉपी स्नैपशॉट का ऑप्शन आता है, तो एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉपी करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करें और डेस्टिनेशन रीजन डिफाइन करिए, एनक्रिप्शन लगा दीजिए और कॉपी कर दीजिए, तो ये उस रीजन पे भी अवेलेबल हो जाएगा जहाँ पर आपको कॉपी करना। सेम टू सेम वैसा ही है जैसे आपका AWS का AMI। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है स्नैपशॉट सेटिंग, इस पर क्लिक करिए, मॉडिफाई परमिशन। जब आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे भेजना हो तो देखो प्राइवेट शेयरिंग, पब्लिक, पब्लिक कर दोगे तो सबको एक्सेस हो जाएगा, प्राइवेट में जिस अकाउंट पे शेयर करोगे उस अकाउंट को विजिबल होगा। तो आप इस तरीके से स्नैपशॉट को दूसरे अकाउंट पे भी भेज सकते हो। फिर यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर मैनेज स्नैपशॉट लॉक, तो यहाँ पर आएंगे आप लॉक लगा दो। तो ये क्या बोल रहा है, स्नैपशॉट लॉक प्रोटेक्ट स्नैपशॉट फ्रॉम डिलीशन फॉर अ लॉक ड्यूरेशन यू स्पेसिफाई। तो जैसे यहाँ पर आप लॉक लगा दोगे तो ये क्या होगा, उतने दिन तक ये डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ पर लॉक जो है वो दो टाइप से लगते हैं, एक लॉक फॉर 5 डेज, तो 5 दिनों तक ये क्या होगा, आपका स्नैपशॉट कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। अनटिल कर दो तो इसमें डेट डिफाइन कर सकते हो कि कब तक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बोल रहा है मैक्सिमम आपका जो है 36,500 डेज तक का कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो ये लॉक का आपका फीचर होता है, तो मैंने बोला मुझे लॉक नहीं लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आइए, नेक्स्ट आता है मैनेज फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर। तो यहाँ पर आपको फास्ट रिस्टोर करवाना है तो आप इनको क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्नैपशॉट फास्ट रिस्टोर होगा। बट वही ये फास्ट रिस्टोर होगा तो इसके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आर्काइविंग का ऑप्शन। तो आप क्या कर सकते हो, आर्काइव कर सकते हो स्नैपशॉट। मतलब आर्काइव जब करोगे आप तो इसका जो डेटा है वो क्या होगा, एक बहुत ही लो कॉस्ट में चला जाता है। क्या होगा, लो कॉस्ट में चला जाएगा। यहाँ पर देखो आर्काइव में ऑप्शन भी बताया, चीप टियर एंड स्लो रिस्टोर, ये चीज़ आपको मिलती है। तो आर्काइव मोड में भी डाल सकते हो आप। तो ये था आपका AWS के अंदर EBS का स्नैपशॉट। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट आता है यहाँ पर लाइफ साइकिल मैनेजर। अब ये जो लाइफ साइकिल मैनेजर है, बेसिकली ये लाइफ साइकिल मैनेजर के अंदर क्या होता है, आपने ये जो ऑटोमेशन पढ़ा है कि ये ऑटोमेटिक स्नैपशॉट ले सकता है, ऑटोमेटिक डिलीट कर सकता है, ये लाइफ साइकिल होता है। तो यहाँ पर आके आप लाइफ साइकिल पॉलिसी डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, कस्टम भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पर देखो बता रहा है कि जो टारगेट का टाइप है, क्या वॉल्यूम पे लगाना है या इंस्टांस पे लगाना है। फिर यहाँ पर पॉलिसी, फिर रोल, फिर यहाँ पर आएंगे आप तो पॉलिसी इनेबल करेंगे और यहाँ पर रूल वगैरह एप्लीकेबल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दोगे रिव्यू, तो पॉलिसीज़ आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये पॉलिसी आप लगानी हो अगर आपको तो लाइफ साइकिल मैनेजर पे लगा सकते हो। तो ये था आपका AWS के अंदर EBS वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। अब ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसको समझो कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका EC2 इंस्टांस होता है, एक सेकेंड रुकिएगा मैं पानी पी लूँ। चलिए, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसके बारे में। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है ये आपका एक फायरवॉल सर्विस है। क्या है, AWS का जो सिक्योरिटी ग्रुप है इज अ फायरवॉल सर्विस।
अब फायरवॉल का मतलब क्या होता है आप लोग ये समझिए। फायरवॉल जो वो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो आपके सर्वर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो फायरवॉल के बारे में आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कि पढ़ा है कभी, CCNA वगैरह पढ़ा होगा तो हो सकता है नॉलेज होगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो फायरवॉल जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेटफुल फायरवॉल, एक होता है स्टेटलेस फायरवॉल। तो स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों फायरवॉल में क्या डिफरेंस होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो AWS का SG है, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप, स्टेटफुल फायरवॉल। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल का मतलब क्या होता है ये समझना है, ठीक है। तो स्टेटफुल फायरवॉल का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसमें इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ करी है तो आउटबाउंड ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई भी ट्रैफिक अलाउ किया तो उसका रिस्पांस क्या होता है, ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाता है, राइट। मतलब आपको रिटर्न ट्रैफिक के लिए अलग से रूल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसको समझो कैसे। सपोज दैट कि ये आपका EC2 इंस्टांस हो गया। इस EC2 इंस्टांस पे आपने SSH पोर्ट नंबर 22 अलाउ कर दिया। अब यहाँ से अलाउ कर दिया आपने और बैठे ये आपके लैपटॉप पे। अब ये इस लैपटॉप से बैठ के इसको कनेक्शन बनाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट आई इसके पास, ठीक है। इसके पास भी नहीं, यहाँ पर एक फायरवॉल के पास। तो मैं बोल देता हूँ ये एक फायरवॉल लगा हुआ है, ठीक है। अब इस फायरवॉल के पास आई तो ये फायरवॉल क्या करेगा, चेक करेगा कि 22 अलाउ है या नहीं। तो इसने बोला कि अलाउ है, ठीक है। तो 22 जब अलाउ होगा तो आपका कनेक्शन कहाँ हो गया, यहाँ चला गया। अब कम्युनिकेशन जब भी आपका होता है वो एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। मतलब आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से आपके लैपटॉप से यहाँ तक तो आ गई, अब ये रिस्पॉन्स करेगा तभी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। तो ये क्या करेगा, जब रिटर्न ट्रैफिक भेजेगा तो आपका ये फायरवॉल चेक नहीं करेगा कि 22 अलाउ है या नहीं। लेकिन जब आपने रिक्वेस्ट करा तब ये फायरवॉल में चेक हो रहा है कि पोर्ट नंबर 22 मतलब SSH प्रोटोकॉल SSH अलाउ है या नहीं। तो आपका जब स्टेटफुल होता है उसके अंदर आपका सेशन टेबल मैनेज होता है। तो सेशन टेबल का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई भी एंट्री, कोई भी रिकॉर्ड है वो स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर स्टेटलेस की बात करें तो स्टेटलेस में क्या होता है कि आपने अगर इनबाउंड डिफाइन किया तो आउटबाउंड भी डिफाइन करना ही पड़ेगा। ये आपका स्टेटफुल एंड स्टेटलेस फायरवॉल में डिफरेंस होता है। समझ में आया दुर्गेश जी, अरुण जी, अनुज और आशीष जी एंड सिराज सर? ठीक है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ऐसा समझो डेली लाइफ से बहुत इजी। ये मेरा घर हो गया, इस घर के बाहर मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसको मैंने क्या बोल रखा है, कोई भी बंदा अगर मेरे घर के अंदर आ रहा है उसकी चेकिंग करनी है। तो घर के अंदर मैंने बोला कि आशीष जी आ रहे हैं, दुर्गेश जी आ रहे हैं, अरुण जी आ रहे हैं, सिराज जी आ रहे हैं, कोई भी XYZ बंदा आ रहा है, इनको पूछेगा कहाँ जाना है। आपने बोला विवेक सर से मिलना है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोल रखा है, अच्छा कोई अरुण नाम का बंदा आता है और वो XYZ नाम से कोई भी ID प्रूफ दिखाता है, उसको अंदर आने देना। अंदर आ गए। अब बाहर जाते टाइम इसको मैंने ये बोला कि भाई कोई अगर मेरे घर के अंदर आया है तो डेफिनेटली वो मेरी परमिशन से आया होगा। तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि भाई अंदर से बाहर जा रहे हो, मैं चेक नहीं करूँगा, क्योंकि अंदर आप तभी गए होगे जब आपकी चेकिंग हुई होगी। लेकिन यही चीज़ अगर स्टेटलेस होता तो वो क्या बोलता, अंदर आए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने चेक करके भेजा था, बाहर जा रहे हो तब भी चेक करके भेजूंगा। तो जो आपको आते और जाते चेक कर रहा है वो आपका स्टेटलेस है, और जो आने का एक बार में चेक कर रहा है, जाने का चेक नहीं कर रहा, वो आपका स्टेटफुल होता है। समझ में आ गया क्लियर सभी को यहाँ तक? यस और नो? फिर से बोलिए। नहीं, वो स्टेटलेस है। हाँ, स्टेटफुल में एक साइड से चेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे हम, और यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप देखो आप क्रिएट करिए। यहाँ पर आप सिक्योरिटी ग्रुप का नाम डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने बोला माय वेब SG, मतलब माय वेब सर्वर के लिए सिक्योरिटी ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज़ आप डाल दीजिए। फिर BPC। अब आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो BPC पे डिपेंड होता है। मतलब कि आपके पास अगर AWS अकाउंट के अंदर 2 BPC हैं और आपके पास, इसको मैं डिलीट कर दूं ये डायग्राम को,
ठीक है। ओके, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अब समझिएगा ज़रा कि ये जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप है ये बीपीसी पे डिपेंड है। अब देखो, एक रीज़न है, इस रीज़न पे 1 और 2 आपके बीपीसी हो गए। अब यहाँ पर आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपके इस बीपीसी पे बनाए, तो आप अगर कोई इंस्टांस इस पे बनाओगे तो इस वाले बीपीसी पे ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप आपको दिखाई नहीं देगा, यूज़ नहीं होगा। तो आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो बीपीसी पे डिपेंड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 रूल होते हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब होता है कि बाहर से आने वाली ट्रैफिक, आउटबाउंड का मतलब होता है अंदर से बाहर जाने वाली ट्रैफिक। तो इनबाउंड रूल पे ऐड करिए। अब यहाँ पर आप कोई सा भी रूल लगा सकते हो, कस्टम रूल लगाना है, कस्टम प्रोटोकॉल, जो भी XYZ इतने सारे हैं, आप कुछ भी लगा सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया SSH लगाना है, तो जो प्रोटोकॉल आप अलाउ करोगे वही आपका इनेबल होगा। सोर्स में 3 आते हैं ऑप्शन, एनीवेयर IP वर्जन 4, कस्टम और माई IP, ठीक है। ये एनीवेयर IP वर्जन 4 और 6 सेम है, बस वर्जन का, IP वर्जन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मैं अगर कस्टम लूँगा तो मुझे वो IP एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा जिसको अलाउ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर IP को अलाउ करना चाहता हूँ तो मैं कस्टम लेके चलूँगा। अगर मैं यहाँ पर, अब ये कस्टम का मतलब क्या है ये भी समझो। अब जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मेरा मान लीजिए एक सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। क्या है ये, मेरा एक EC2 इंस्टांस लगा हुआ है। इस EC2 इंस्टांस पे कोई ट्रैफिक आ रही है, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, ट्रैफिक आने से पहले ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये क्या कर रहा है, चेक करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो चेक करेगा, पहले तो ये चेक करेगा कि कौन से पोर्ट नंबर को आप हिट कर रहे हो। तो पोर्ट नंबर चेक करने के बाद ये भी चेक करेगा कि कौन हिट कर रहा है, क्या जो IP एड्रेस अलाउ है वो हिट कर रहा है या कोई अननोन। कस्टम डाला, अब ये क्या बोलेगा कि भाई जो IP एड्रेस अलाउ है वही है, अगर तो जाओ अंदर, नहीं है तो यहीं से वापस भेज देगा। दूसरी चीज़, एनीवेयर IP वर्जन 4 कर दोगे तो बोलता है कि भाई एनीवेयर के केस में तो मैं किसी को नहीं रोक सकता, कोई भी आएगा मैं अंदर जाने दूंगा, बस वो पोर्ट नंबर से ही आना जिस पोर्ट नंबर को परमिशन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर माई IP। तो ये आपको क्या बोलता है कि मैं इस वाला जो आपका माई IP है इसी IP से अलाउ करूँगा, इसके अलावा किसी और IP से अलाउ नहीं करूँगा। तो वही IP अलाउ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हो। तो हमने बोला एज अ बिगिनर हम एनीवेयर करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर आपने इसको डिलीट कर दिया, तो आपने क्या किया, इनबाउंड अलाउ कर दिया, आउटबाउंड अलाउ नहीं है। तो अब क्या बोलता है ये आपका जो स्टेटफुल रूल है कि भाई आपका इनबाउंड अलाउ है, तो ये आपका लैपटॉप हो गया, यहाँ से बैठ के आप अपने EC2 पे कनेक्शन बना रहे हो, यहाँ से रिक्वेस्ट गई उसके पास, वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, बीच में सिक्योरिटी ग्रुप बैठा होगा। तो जाते टाइम तो ये चेक करेगा कि अंदर जाना अलाउ है कि नहीं, आते टाइम नहीं पूछेगा, तो ये कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपका स्टेटलेस होता तो यहाँ पर आपको ये आउटबाउंड भी अलाउ करना पड़ता। समझ में आया? ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करके आप क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप है तो मैंने क्रिएट नहीं किए। अब किसी सिक्योरिटी ग्रुप को मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप पे आएंगे आप, लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करिए, यहाँ पर एक्शन में आइए, इनबाउंड अलाउ एडिट करना तो इनबाउंड पे क्लिक करिए, आउटबाउंड चेंज करना तो आउटबाउंड पे क्लिक करिए, टैग नेम चेंज करना टैग नेम करिए। स्टेट रूल का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि आपको बीपीसी के अंदर कुछ आपको रूल्स डिफाइन करने, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है, यू डोंट हैव एनी स्टेल रूल इन दिस बीपीसी, तो आप बीपीसी के अंदर डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे वापस से, तो यहाँ पर नेक्स्ट आइए, क्या बोल रहा है, कॉपी टू न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब इसके अंदर जो आपके इनबाउंड आउटबाउंड रूल लगे वो अगर कोई दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप पे करना है कॉपी तो आप कॉपी कर सकते हो, फिर शेयर करना है आप शेयर कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। ये इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। फिर यहाँ पर बीपीसी एसोसिएशन का ऑप्शन आता है कि ये कौन कौन से बीपीसी से एसोसिएटेड है, इस सिक्योरिटी ग्रुप को भी आप एसोसिएट करवा सकते हो। समझ में आए? तो ये बेसिकली आपका सिक्योरिटी ग्रुप का फंडामेंटल था। नेक्स्ट आता है इलास्टिक IP एड्रेस का। अब ये जो इलास्टिक IP एड्रेस है इसका मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझना। फिर वापस से एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि जनरली क्या होता है जब आप AWS के अंदर EC2 बनाते हो, क्या करते हैं सर, आप EC2 बनाते हो तो इसको जो है तो 2 तरीके की IP असाइन होती है। कितने तरीके की IP एड्रेस असाइन होते हैं सर? 2 तरीके की।
एक होती है पब्लिक आईपी, दूसरा होता है प्राइवेट आईपी। अब ये जो प्राइवेट आईपी ये क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब आपका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। लेकिन जो पब्लिक आईपी होता है ये डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहता है। तो अगर आपने इस इंस्टांस को क्या कर दिया, स्टॉप किया और वापस से स्टार्ट करोगे तो इसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। क्या होगा, इसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। चलो इसको दिखाता हूँ जरा सच में चेंज होता है कि नहीं। तो यहाँ पर इंस्टांस पे आइए आप, इस इंस्टांस का मैं पब्लिक आईपी उठा लेता हूँ पहले। ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, यहाँ पर आप उठा के कॉपी कर लो। अब देखते हैं, इसको जरा स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं तो ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये AWS का डिफ़ॉल्ट नेचर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इंस्टांस पे आइए, इंस्टांस स्टेट पे, और स्टॉप करेंगे आप, और फिर वापस से अपन स्टार्ट करेंगे। सो वेट करिए इसको। स्टॉप हो गया सक्सेसफुली। अब वापस से जरा एक बार क्या करिए, आप स्टार्ट कर दीजिए। राइट, तो रनिंग आ गया। इंस्टांस आईडी पे आइए, पब्लिक आईपी देखो चेंज हो गया, कॉपी करो पब्लिक आईपी, आके मैच करिए जरा। चेंज हो गया, टोटली डिफरेंट आया। तो क्यों आया, क्योंकि AWS क्या बोलता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो पब्लिक आईपी मिलता है ये डायनामिक नेचर का होता है, मतलब स्टॉप और स्टार्ट करने पे पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इससे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है समझो। कल आप लोगों ने देखा था कि हमने हमारे EC2 इंस्टांस पे एक वेबसाइट रन किया था, राइट। अब इस EC2 इंस्टांस पे जो वेबसाइट रन हो रहा है वो क्या हम पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस करवाते हैं कस्टमर को। अगर मैं बोलूँ कि मेरी वेबसाइट आप लोगों को एक्सेस करना है, या सपोज दैट कि दुर्गेश जी मेरे चैनल पे नए आए हैं, इन्होंने बोला कि विवेक सर आपकी कोई वेबसाइट है, मैंने बोला यस। तो इन्होंने बोला सर किस नाम से, मैं क्या बोलूँगा, गूगल पे जाओ 98.87.19.160 सर्च करो, नहीं, मैं क्या बोलूँगा, वेबसाइट गूगल पे जाओ cloudwithvivek.com हिट करो और मेरी वेबसाइट आपको विजिबल हो जाएगी। और ये जो cloudwithvivek.com है ये क्या, मेरा डोमेन नेम है, DNS है, राइट। क्या है, डोमेन नेम है। तो आपका जो यूज़र है, सपोज ये यूज़र बैठा हुआ है, मैंने बोला ये दुर्गेश जी हैं, दुर्गेश जी अपने लैपटॉप पे बैठे हुए हैं। इस लैपटॉप पे बैठ के ये क्या करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र पे सर्च करेंगे इस एड्रेस बार को। क्या करेंगे, इस एड्रेस को सर्च करेंगे। अब ये एड्रेस को जब हिट करेंगे तो ये एड्रेस क्या होगा, आपके इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी। क्या होगी, इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, इंटरनेट पे। तो ये डोमेन नेम इंटरनेट पे आ गया। इंटरनेट पे आने के बाद ये चेक करेगा बैकएंड में कि ये जो डोमेन नेम है ये किस आईपी एड्रेस से बाइंड है। तो यहाँ पर इसको बैकएंड में मिलेगा एक आईपी एड्रेस, वो कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ये आईपी एड्रेस जो है ये वाला बाइंड अप है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस पे आया, ये आईपी एड्रेस जिस सर्वर का, उस सर्वर से डेटा एक्सेस हो जाएगा। तो ये आपके सर्वर का डेटा एक्सेस हो रहा है, राइट। अब कल को क्या हुआ, आपने इसको स्टॉप करके स्टार्ट कर दिया। अब ये जो डोमेन नेम था इससे बाइंड था, आईपी एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया सर, यहाँ पर आईपी एड्रेस चेंज हो गया। अब आईपी एड्रेस आ गया 125.360. ये कुछ XYZ ऐसा दे दिया मैंने एग्जांपल, राइट। तो ये यहाँ पर आपका जो है तो आईपी एड्रेस आ गया। अब ये आईपी एड्रेस है, अब ये आईपी एड्रेस तो बाइंड ही नहीं इस डोमेन नेम से। अब यूजर हिट कर रहा है गूगल पे जाके www.cloudwithvivek.com, वेबसाइट ही सर्च नहीं हो रही है, सर्वर नॉट फाउंड बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि पब्लिक आईपी बैकएंड में चेंज हो गया। तो ये प्रॉब्लम होगी। तो बार बार आप क्या करोगे, क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर को बोलोगे कि भाई बार बार डोमेन को आप जो है तो पब्लिक आईपी चेंज करो, नहीं। AWS क्या बोलता है, इसका सॉल्यूशन देता हूँ। सॉल्यूशन क्या देता है AWS, इसके लिए बोलता है आप इलास्टिक आईपी यूज करिए। क्या करिए, इलास्टिक आईपी यूज करिए। तो यहाँ पर आएंगे आप और इलास्टिक आईपी पे आइए, और इलास्टिक आईपी आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करिए एलोकेट इलास्टिक आईपी पे।
तो पूछ रहा है कि आपका जो इलास्टिक आईपी एड्रेस है ये किस नेटवर्क बॉर्डर ग्रुप पे, तो यहाँ पर आप इसको चूज कर सकते हो, फिर यहाँ पर कर दीजिए एलोकेट। अब आपके पास इलास्टिक आईपी आ गई है, इसको सिलेक्ट करेंगे आप, एक्शन पे जाइए और एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, एसोसिएट मतलब कनेक्ट करिए, और यहाँ पर किसके साथ कनेक्ट करना है तो पूछ रहा है इंस्टांस पे या नेटवर्क इंटरफेस पे। इंस्टांस पे चूज किया आपने, इंस्टांस पे कर दिया डन, और प्राइवेट आईपी डन, और कर दीजिए एसोसिएट। अब इलास्टिक आईपी आपकी अटैच हो गई। अब यहाँ पर आइए जरा EC2 पे और देखो इंस्टांस को आप स्टॉप करो स्टार्ट करो, पब्लिक आईपी चेंज नहीं होगा अब आपका। हाँ, ये स्टैटिक आईपी ही होती है, बस AWS के अंदर उसका नाम इलास्टिक आईपी होता है। तो देखो अब ये इलास्टिक आईपी स्टैटिक आईपी बन गई है, और ये आपकी आईपी एड्रेस अब चेंज नहीं होगी। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये आपका चेंज नहीं होने वाला। अब आप सर्वर को 50 बार भी स्टार्ट स्टॉप करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ जाइए, कर दीजिए इसको स्टॉप और फिर स्टार्ट करते हैं। देखो स्टॉप हो गया इंस्टांस। अब इसको स्टार्ट करता हूँ जरा, एक्शन पे आइए, स्टार्ट इंस्टांस पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया आपका इंस्टांस। देखो आ गया रनिंग। इंस्टांस आईडी पे क्लिक करिए और यहाँ पर पब्लिक आईपी उठाओ और जरा मैच करके देखो कोई चेंजेस दिख रहा है क्या। 44.219.25.118 वही है। दैट मीन्स कि ये आईपी एड्रेस अब चेंज नहीं होगा। समझ में आया? यही यूज केस होता है आपके इलास्टिक आईपी का। क्लियर हुआ सभी को? अब इसका प्राइसिंग समझ लो। एग्जैक्ट मेरे को डेट तो याद नहीं है, बट एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ कि आज से 1-1.5 साल पहले तक, आज से 1-1.5 साल पहले तक AWS क्या बोलता था, अगर आपके पास इलास्टिक आईपी क्रिएटेड है और वो EC2 इंस्टांस में रनिंग है, मतलब अटैच है और EC2 इंस्टांस रनिंग है, तो उस इलास्टिक आईपी का कोई भी चार्जेस नहीं लगता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, आपका इलास्टिक आईपी चाहे रनिंग हो, सॉरी इंस्टांस रनिंग हो, अटैच हो, डी अटैच हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइसिंग आपकी लगेगी ही लगेगी। बट पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता। पहले क्या है, आपने एक इलास्टिक आईपी क्रिएट कर दिया, ठीक है, सिर्फ क्रिएट किया आपने, क्रिएटेड, तो ये क्या होगा, चार्ज लगेगा। ठीक है, पहले का केस बता रहा हूँ ये। फिर उसके बाद दूसरी बार में क्या बोला इसने कि अगर आपने EIP अटैच विथ EC2 एंड EC2 रनिंग, ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी और क्लियर होंगी। एंड EC2 रनिंग नो चार्ज। ठीक है, तो अगर आपने इलास्टिक आईपी क्रिएट किया, EC2 पे अटैच किया और EC2 रनिंग है तो कोई चार्ज नहीं लगता था। फिर EIP अटैच एंड EC2 स्टॉप, तो उसका चार्ज लगता था। ये कब होता था, ये आज से 1-1.5 साल पहले तक का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, AWS बोलता है आपका इंस्टांस रनिंग है, अटैच है, नहीं है, कोई मतलब नहीं। अब आपको बिलिंग लगेगा, मतलब लगेगा, बिलिंग पे करना ही पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है,
तो पहले का प्राइसिंग फंडामेंटल अलग था, अभी का अलग हो गया। अब यहाँ पर जैसे आपका इलास्टिक आईपी इसको रिलीज़ करना है तो यहाँ पर आ जाइए, सिलेक्ट करिए, आप यहाँ पर एक्शन पे आइए और डी एसोसिएट करेंगे तो ये आपसे जो इलास्टिक आईपी है वो हट जाएगा जो अटैच है। ठीक है, अब ये इलास्टिक आईपी को आप री एसोसिएट भी करवा सकते हो, डिसेबल भी करवा सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो और यहाँ से रिलीज़ कर सकते हो। तो रिलीज़ का मतलब होता है डिलीट करना। तो मैं यहाँ से रिलीज़ कर देता हूँ तो कोई भी चार्जेस नहीं लगते। तो इस तरीके से जो है तो आप इलास्टिक आईपी पे काम करवा सकते हो। समझ में आया? चलिए ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद कल अपन इसके आगे बात करेंगे प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या होते हैं, टारगेट ग्रुप क्या होता है, ऑटो स्केलिंग। तो कल ये 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा मेरा वर्कलोड ज़्यादा